हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक स्टैटिक जीके का पार्ट 6 वीडियो है। यदि अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना ढाका में किया गया था। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि सार्क है क्या। यह 8 दक्षिण एशियाई देशों का आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। जिस समय सार्क की स्थापना हुई थी उस समय सदस्य देशों की संख्या 7 थी। इन 7 देशों में नेपाल, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव एवं पाकिस्तान शामिल था। जबकि 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया है। देखिए, इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। वर्तमान में इन 8 देशों में 6 देश क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, नेपाल एवं पाकिस्तान। केवल मुख्य रूप से यहाँ पे दो का नाम याद रखना है। एक है मालदीव और दूसरा है भूटान। इन 8 देशों में बांग्लादेश है जहाँ पे सार्क की स्थापना की गई थी, जबकि नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय है। अंत में आपको सार्क का फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है। इसका फुल फॉर्म साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन होता है। इसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। कभी कभी आपको सार्क के स्थान पर दक्षेस दिया हुआ रहेगा। हम लोग जानते हैं कि सार्क को हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं। उसी का संक्षेप रूप दक्षेस है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा आयोग है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए में है चुनाव आयोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है वित्त आयोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसके तहत इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है योजना आयोग। इसका उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अतः इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। यह एक प्रकार की सलाहकार संस्था थी। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 6 है। चलिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। आपको केवल एक देश का नाम याद रखना है, वह है फ्रांस। यहाँ पर देखिए, फ्रांस में कुल मिलाकर 6 लेटर है। हम लोग इसी के माध्यम से सभी 6 भाषाओं को याद करेंगे। यहाँ पर एफ से हो गया फ्रेंच, आर से हो गया रशियन, ए से हो गया अरबी, एन से हो गया नीस। परंतु आपको नीस के स्थान पर स्पेनिश याद रखना है। यहाँ पर सी से हो गया चाइनीज, जबकि ई से हो गया इंग्लिश। इस प्रकार आप 6 भाषाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। केवल आपको फ्रांस को याद रखना है। एफ से हो गया फ्रेंच, आर से हो गया रशियन, ए से हो गया अरबी, एन से हो गया नीस। परंतु यहाँ पर आपको स्पेनिश याद रखना है। सी से हो गया चाइनीज और ई से हो गया इंग्लिश। इसे याद रखने का यह सबसे बेस्ट तरीका है। इन 6 में से फ्रेंच और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये दोनों भाषा ऑफिस की कार्यकारी भाषा है। इसे भी याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल सभी जगह इंग्लिश में कार्य हो रहा है। यहाँ पर पहला कॉमन भाषा हो गया इंग्लिश। इसके बाद आपको फ्रेंच याद रखना है। यदि अंग्रेजी अल्फाबेट को देखा जाए तो ई के बाद एफ आता है। इस प्रकार आपको केवल ई एफ याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली बस्तियों का प्रथम गवर्नर बनकर भारत आया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्मीडा। पुर्तगालियों की तरफ से प्रथम गवर्नर अल्मीडा बन के आया था। यह गवर्नर के रूप में भारत में 1505 में आया था, जबकि 1509 में यहाँ से चला गया। अल्मीडा के बाद सेकंड गवर्नर के रूप में अल-बुकर्क आया था। यह भारत में 1509 ईस्वी को आया था, जबकि 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु गोवा में हो गई। अल-बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का संस्थापक माना जाता है।
क्योंकि पुर्तगालियों के शासन को मजबूत करने में अलबुकर्क ने काफ़ी योगदान दिया था। इसने पुर्तगाली सत्ता को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय विवाह को बढ़ावा दिया। उसने अपने कर्मचारियों को क्षेत्रीय लोगों से विवाह करने को कहा। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था कि पुर्तगाली सत्ता को मजबूत करना है। इस प्रश्न में इन दोनों के नाम में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। इसमें से एक को याद करेंगे तो दूसरा आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अल्मीडा में कुल मिलाकर 4 अक्षर है, जबकि अलबुकर्क में कुल मिलाकर 6 अक्षर है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि छोटे अक्षर वाला पहले आया था, जबकि बड़े अक्षर वाला बाद में आया था। इसके अलावा भी एक सिंपल ट्रिक है जिसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना कि इन दोनों में सबसे बाद में कौन आया था। यहाँ पर देखिए, बाद में एक ब अक्षर है। ठीक इसी प्रकार अलबुकर्क के नाम में ब अक्षर है, तो बस आपको यहाँ से जोड़ के याद रखना है, बाद में अलबुकर्क आया था। इन दोनों ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। आइए यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों को समझते हैं। पुर्तगाल से सर्वप्रथम भारत में वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा भारत में 17 मई 1498 को आया था। कई जगह इसका डेट 20 में भी दिया रहता है। वास्को डी गामा भारत में दक्षिण अफ्रीका होते हुए आया था। इसी दौरान वह केप ऑफ गुड को भी पार किया था। इसे पार करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर जामोरी नामक एक स्थानीय शासक ने काफ़ी इसका स्वागत किया था। इसके बाद वह 1499 को वापस चला गया। वास्को डी गामा कुल मिलाकर भारत में 2 बार आया था। पहला बार 1498 को आया था, जबकि दूसरी बार 1502 को आया था। इसके दूसरे डेट को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रश्न में दूसरी बार जरूर रहेगा। यहाँ पर देखिए, 1502 का अंतिम अक्षर 2 है, तो बस आपको यहाँ से जोड़ के याद रखना है। वास्को डी गामा के बाद भारत में पेड्रो अल्वा कैब्रल आया था। यह भारत में 1500 ईस्वी में आया था। इन 4 ऑप्शन को आपको 2 ग्रुप में याद रखना है। पहला वास्को डी गामा और कैब्रल को याद रखना है। दूसरे ग्रुप में अल्मीडा और अलबुकर्क को याद रखना है। आइए इन दोनों ग्रुप को समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया था। यह पुर्तगाल का एक नाविक था, साथ ही साथ वह एक व्यापारी भी था। इसके बाद 1500 में कैब्रल भारत आया था। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ध्यान में आपको रखना है, ये दोनों पुर्तगाली शासन के माध्यम से नहीं आया था, जबकि अल्मीडा एवं अलबुकर्क पुर्तगाली शासन के माध्यम से गवर्नर के रूप में भारत आया था। बस आपको इन दोनों में इसी अंतर को ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। इनका चुनाव जुलाई 1977 में निर्विरोध के रूप में किया गया था। आइए यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। चौथे राष्ट्रपति बराह वेंकटगिरी थे, जबकि 5वें राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह थे। यहाँ पर इन 5 का नाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में इन 4 का नाम ऑप्शन के अनुसार क्रम में पूछता है। हमारे देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, जबकि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। यहाँ पर एम से मुस्लिम और पी से प्रेसिडेंट के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा के लिए संसद का अनुमोदन कितने दिनों के भीतर होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 60 दिन। जब भी हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है, घोषणा के 60 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन होना जरूरी है। हमारे देश में आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को है। कुल मिलाकर 3 आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है। पहला हो गया युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरा, जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रहा हो, अर्थात उस राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका हो, तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्य आपातकाल को ये राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इसकी घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जाती है। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पल्मोनरी धमनी। यह हमारे शरीर में अशुद्ध रक्त संचार करता है। यहाँ पर इस पिक में 2 कलर है। ब्लू कलर से पल्मोनरी धमनी को दिखाया गया है, जबकि रेड कलर में पल्मोनरी सीरा को दिखाया गया है। ये ब्लू कलर के धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त संचार होता है। यहाँ से एक प्रश्न और आता है,
वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध रक्त संचार करता है। इसका आंसर आपको पल्मोनरी सीरा याद रखना है। यहाँ पर इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीरा का पहला अक्षर स है, दूसरी तरफ शुद्ध का पहला अक्षर स है, तो आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। यहाँ पर स से बन रहा है शुद्ध, उसी प्रकार स से बन रहा है सीरा, तो शुद्ध को सीरा से जोड़कर याद रखना है। अर्थात सीरा के माध्यम से शुद्ध रक्त संचार होता है, जबकि पल्मोनरी धमनी के माध्यम से अशुद्ध रक्त संचार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। यहाँ पर आपको सबसे पुराना संगठन का नाम बताना है। ऐसे प्रश्नों को तभी हल कर सकते हैं जब चारों ऑप्शन को आप जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए में है WHO। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। नेक्स्ट ऑप्शन है ILO। इसकी स्थापना 1919 को किया गया था। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है FAO। इसकी स्थापना 1945 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम में स्थित है। नेक्स्ट है IMF। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देख रहे हैं कि सबसे पुराना ILO है, अतः इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। इन प्रश्नों में सभी का ईयर एवं हेडक्वार्टर को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर कुल मिलाकर इससे संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको प्रश्न में सिर्फ इस जगह पे अंतर मिलेगा। यहाँ पर प्रश्न में आपको वैदिक लोग दिया हुआ है, जबकि इसके दूसरे प्रश्न में केवल मनुष्य दिया हुआ रहेगा। प्रश्न में रहा है कि मनुष्यों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी, तांबा होगा। यदि मनुष्य की बात किया जाए तो सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था, जबकि वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम लोहा का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का संबंध किसके विकास के साथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि और ग्रामीण इलाका क्षेत्र। इसकी स्थापना मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण इलाका को विकास करने के लिए किया गया था। श्री रामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यहाँ पर आपको नाबार्ड का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। यहाँ पर NA से हो गया नेशनल, B से हो गया बैंक, A से हो गया एग्रीकल्चर, R से हो गया रूरल एवं D से हो गया डेवलपमेंट। अर्थात नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी। इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू किया गया था। यहाँ पर इस प्रश्न को याद करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आइए इसी ट्रिक के माध्यम से आसानी से इसे याद करते हैं। यहाँ पर देखिए पास से हो गया प्रांतीय, यहाँ पर देखिए पास से हो गया 35। यहाँ पर वर्ष का अंतिम 2 अंक को उच्चारण करना है आपको, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में अंतिम 2 अंक ही अलग अलग है। यहाँ पर आपको केवल 35 का उच्चारण करना है। अब देखिए पास से हो गया प्रांतीय और पास से हो गया 35, तो आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। अगर इस प्रश्न को आप इस प्रकार याद करते हैं तो आपको एग्जाम में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ऑप्शन बी में भारत सरकार अधिनियम 1919, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चीन और भारत। यह रेखा चीन और भारत को अलग करता है। इस रेखा को 1914 में तय की गई थी। यहाँ पर चीन से एक प्रश्न को ध्यान में रखिए। चीन विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ सर्वाधिक देशों का बॉर्डर लगता है। चीन के साथ कुल मिलाकर 14 देशों का बॉर्डर लगता है। आप इस प्रश्न को यहाँ से भी याद कर सकते हैं। चीन के साथ 14 देशों का बॉर्डर लगता है। चलिए यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। ऑप्शन बी में है पाकिस्तान और भारत। इन दोनों के बीच रेड क्लिफ रेखा है। यह रेखा 15 अगस्त 1947 को तय की गई थी। ऑप्शन सी में अफगानिस्तान पाकिस्तान। इन दोनों के बीच डुरांड रेखा है। यह रेखा 1893 को खींची गई थी।
कई बुक में यह डेट आपको 1896 भी दिया हुआ रहेगा, परंतु एग्जाम में इन दोनों में से केवल एक ही रहेगा। अगला प्रश्न है, क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। इस पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। यहाँ पर एक पुस्तक का और नाम है जो काफ़ी मिलता जुलता है। उस पुस्तक का नाम है डिवाइन लाइफ। यदि इन दोनों पुस्तक के नाम को कंपेयर करेंगे तो केवल शब्द का स्थानांतरण हुआ है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं, जबकि डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक शिवानंद हैं। लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों का नाम दे दे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर केवल एक का नाम आपको ध्यान में रखना है। आइए हम लोग लाइफ डिवाइन को याद करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दो नाम है, जिसमें एक नाम है स्वामी शिवानंद, जबकि दूसरा नाम है अरविंद घोष। यदि इन दोनों के बारे में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लाइफ की चर्चा अरविंद घोष की गई है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है, सबसे अधिक लाइफ की घोषणा अरविंद घोष की गई है। इसके अलावा आपको दूसरा ट्रिक है, यहाँ पर इसे आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर लाइफ का एल लेटर लेना है, डिवाइन का डी लेटर लेना है, इसी प्रकार अरविंद का ए लेटर लेना है। इस प्रकार आपको याद रखना है एल डी ए। एल से हो गया लाइफ, डी से हो गया डिवाइन और ए से आपको याद रखना है अरविंद। इन दोनों को माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत से राज्यसभा द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 2/3 बहुमत से राज्यसभा द्वारा की जाती है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के बारे में भारतीय अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन है। इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। यहाँ पर इसके माध्यम से अनुच्छेद को याद करेंगे। सबसे पहले आपको लेना है 3, इसके बाद 1 को लेना है, इसके बाद 2 को लेना है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 312 बन गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत 3 सेवा आती है। पहला हो गया आईएएस, दूसरा हो गया आईपीएस, तीसरा हो गया आईएफएस। यहाँ पर एफ से काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। आपको एफ से फॉरेस्ट याद रखना है, इसी हिंदी में भारतीय वन सेवा कहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओवम। हमारे शरीर में सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है। यदि प्रश्न में कोशिका के स्थान पर ग्रंथि दिया हुआ है तब इसका आंसर यकृत होगा। हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कोशिका पूछे तो ओवम को याद रखना है, यदि ग्रंथि पूछे तो यकृत को याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है कि शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था का संबंध पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से है। कई बार आपको एग्जाम में लेजर फेयर के नाम से ही प्रश्न रहेंगे। किसी भी देश के इस प्रकार के अर्थव्यवस्था में वहाँ की सरकार के हस्तक्षेप नहीं होता है, इसी को लेजर फेयर कहते हैं। यदि भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जयप्रकाश नारायण थे, जबकि इनके पहले दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में एम एन राय थे। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति के जनक माना जाता है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के कुल मिलाकर 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें से 3 का नाम ऑप्शन में दिया हुआ है। शेष 2 कंट्री है चीन एवं ब्रिटेन। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के कुल मिलाकर 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी हैं जबकि 10 अस्थायी है। यहाँ पर इन 5 देशों का नाम याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। आपको सिर्फ याद रखना है फ्रांस। यहाँ पर देखिए अस्थायी सदस्य के रूप में भी फ्रांस है। बस इसके माध्यम से हम लोग याद करेंगे। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर 6 लेटर है, परंतु अस्थायी देशों की संख्या 5 है। आपको यहाँ पर एफ से फ्रांस याद रखना है, आर से रसिया याद रखना है, ए से अमेरिका याद रखना है, एन से आपको नील याद रखना है, सी से आपको चीन याद रखना है, ई से आपको इंग्लैंड याद रखना है, जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसके माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उकाई परियोजना गुजरात में स्थित है। यह परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है।
आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन ए में है तुलबुल परियोजना। यह परियोजना जम्मू कश्मीर में है। यदि नदी की बात किया जाए तो यह परियोजना झेलम नदी के ऊपर है। नेक्स्ट ऑप्शन है पापनासम परियोजना। यह परियोजना तमिलनाडु के पापनासम नदी पर है। नेक्स्ट है श्री सैलम परियोजना। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवध। अवध को डलहौजी ने कुशासन के आरोप में विलय कर लिया था। डलहौजी ने ब्रिटिश शासन के विस्तार के लिए विलय की नीति अपनाई थी। इस नीति को व्यवगत सिद्धांत कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इसके तहत वैसे राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लेता था जिसके शासक की मृत्यु होने के बाद कोई उसका उत्तराधिकारी न हो। ऐसी स्थिति में उन राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लेता था। जिस समय अवध को कुशासन के आरोप में मिलाया था उस समय अवध के शासक वाजिद अली शाह थे। इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा को हड़पा था। सतारा को 1848 में हड़प लिया था। इसके बाद जैतपुर और संबलपुर को हड़प लिया था। नागपुर को 1854 में हड़प लिया था। इसके अलावा 1850 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के बघाट, 1852 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उदयपुर एवं 1853 में झांसी को हड़प लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अस्पृश्यता का इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर आर्टिकल 17 में यह वर्णन किया गया है कि हमारे देश में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं होनी चाहिए, अर्थात इस आर्टिकल में इसे निषेध कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14। इस अनुच्छेद के तहत सभी लोगों के लिए एक ही कानून होगा, अर्थात इसमें विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 15। इस अनुच्छेद में किसी प्रकार का भेदभाव को निषेध किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जन्म स्थान, रंग रूप, जाति, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, अर्थात इसमें भेदभाव को निषेध किया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 16। इसके अंतर्गत राज्य की किसी नौकरी में सभी के लिए समान अवसर होंगे। अपवाद के रूप में एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए कुछ विशेष प्रावधान है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। यह पूरे विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह है। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि दूसरे प्रश्न में केवल द्वीप रहेगा। प्रश्न में रहेगा कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो इसका आंसर आपको ग्रीनलैंड याद रखना है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जबकि सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 65 सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय गीत की पूरी धुन को बजाने में 65 सेकंड लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान के लिए 52 सेकंड लगता है। हमारे देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बुलाया गया था। जबकि हमारे देश के राष्ट्रीय गान जन गण मन है। यह पहली बार वर्ष 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रखिए। आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। आइए समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसके माध्यम से कंप्यूटर अथवा लैपटॉप में कुछ भी इनपुट करते हैं। बस आपको इसी लाइन को ध्यान में रखना है। यहाँ पर कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा स्कैनर, माउस, माइक्रोफोन, लाइट पेन ये सभी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, सीपीयू एवं प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। साथ ही पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।